कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 और अध्याय का नाम है संघवाद। तो आज हम इसी अध्याय के पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों और परीक्षा की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिया गया है पहला वो है कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बतानी है भारत की संघीय व्यवस्था में। तो समान विशेषता की अगर हम बात करें तो भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता यह है कि दोनों में दो प्रकार की सरकारें हैं। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार है और राज्यों में राज्य सरकारें हैं। और अलग विशेषता की बात हम करें तो भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से अलग विशेषता यह है कि बेल्जियम में 3 प्रकार के भाषाई समूह रहते हैं। इसलिए वहाँ केंद्र और राज्य सरकार के अलावा प्रत्येक भाषाई समूह की अलग से सरकार भी है जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा तथा भाषा जैसे मसलों पर या मामलों पर फैसला लेने का अधिकार है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं। प्रश्न नंबर 2 है शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। दोनों में अंतर पूछा गया संघीय और एकात्मक स्वरूपों में। तो पहला अंतर है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। सारे देश का शासन केंद्र सरकार चलाती है जबकि राज्यों में राज्य सरकारें होती हैं। दूसरी ओर एकात्मक शासन व्यवस्था में पूरे देश का शासन एक ही स्तर से चलाया जाता है, अर्थात पूरे देश का शासन केंद्र सरकार चलाती है। और दूसरा अंतर है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियां बटी होती हैं। ऐसे मामले जिनका संबंध पूरे देश से होता है वे केंद्र सरकार को सौंपे जाते हैं। दूसरी ओर ऐसे मामले जिनका संबंध राज्यों से होता है वे राज्य सरकारों को सौंपे जाते हैं। दूसरी ओर एकात्मक शासन व्यवस्था में सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। प्रश्न नंबर 3 है और पूछा गया है कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद में स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं कि दोनों स्थानीय शासन में 1992 में जो एक संशोधन किया गया उससे पहले और बाद में स्थानीय शासन में क्या अंतर आया है। तो पहले नंबर पर है कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले स्थानीय संस्थाओं के समय पर चुनाव नहीं होते थे, लेकिन 1992 के संविधान संशोधन के बाद स्थानीय संस्थाओं के चुनाव नियमित रूप से करवाना अर्थात प्रत्येक 5 साल के बाद चुनाव करवाना जरूरी कर दिया गया है। दूसरे नंबर पर है कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं थे, लेकिन 1992 के संविधान संशोधन के बाद स्थानीय संस्थाओं के कुल स्थानों में से 1/3 स्थान अर्थात 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। दूसरा है अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंट जाते हैं। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करता है। और घ है सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। तो जो इसका सही जवाब है वो वास्तव में घ है। जो संघीय सरकार की एक विशिष्टता है वो है कि सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। प्रश्न नंबर 5 है भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले समूहों में लिखें। कई हैं रक्षा, पुलिस, कृषि, शिक्षा, बैंकिंग, वन, संचार, व्यापार और विवाह। तो इनको 3 सूचियों में बांटना। तो जो संघ सूची में आए हैं रक्षा है संघ सूची जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, तो रक्षा है, बैंकिंग है और संचार है, ये संघ सूची के विषय हैं। और पुलिस, कृषि
और वन जो हैं वो राज्य सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची में जो हैं वो शिक्षा, व्यापार और विवाह, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है कि कौन सी सूची का विषय है। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है? कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है? राज्य सरकार, सही बात है, राज्य सरकार जो है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है। केंद्र सरकार जो है वो संघीय सूची के विषयों पर कानून बनाती है। और केंद्र और राज्य सरकारें दोनों जो है एक समवर्ती सूची है जिस पर दोनों कानून बनाती है। ये जो स्थानीय सरकारों का दे रखा है विशिष्ट अधिकार, ये गलत है कि स्थानीय सरकारों का मतलब है ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाएं। तो जो स्थानीय सरकार है वो वास्तव में अपने जो गांव से संबंधित मुद्दे होते हैं उन पर विचार विमर्श करती है। विशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को है। तो जो गलत है वो घ है, स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार। सूची 1 और सूची 2 में मेल करने हैं। संघ, भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम, ग्राम पंचायत। तो अगर हम बात करें जो 1 नंबर जो है वो ए से जुड़ेगा। भारतीय संघ ये ए प्रधानमंत्री है। और जो 2 है, 2 की बात अगर हम करें, 2 जो है वो से जुड़ेगा, राज्य में राज्यपाल। और 3 जो है, 3 जो है नगर निगम, और नगर निगम में जो अधिकारी होता है वो मेयर होता है। और चौथा जो है वो बै से जुड़ेगा। और ग्राम पंचायत जो सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है उसका वो सरपंच होता है। नीचे दिए गए बयानों में कौन कौन सही हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें सही बताने हैं। तो अ नंबर पर दे रखा है कि संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। और ब नंबर पर दे रखा है भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है, ये भी सही है। स पर दे रखा है कि श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बांट दिया गया है, ये गलत है। श्रीलंका में संघीय व्यवस्था नहीं है, छोटा सा देश है, प्रांत नहीं है। और द पर दे रखा है भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है, जबकि भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिए गए हैं, तो ये भी गलत है। तो जो सही हैं वो अ है और ब जो हैं वो सही हैं। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि संघात्मक शासन प्रणाली या संघवाद का क्या अर्थ है? संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं बताओ। तो संघात्मक शासन प्रणाली से अभिप्राय ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग सरकारें होती। ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग सरकारें होती हैं, दोनों के बीच शक्तियां बटी होती हैं। शक्तियों का यह बंटवारा संविधान के अनुसार होता है और दोनों में से कोई भी एक दूसरे के कामों में दखलंदाजी नहीं करता है। संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पहली विशेषता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, दोहरी सरकारें। जिन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है वहाँ पर 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। सारे देश का शासन केंद्र सरकार चलाती है, जबकि राज्यों में राज्य सरकारें होती हैं। ये दोनों सरकारें अपने अपने काम करती हैं और दोनों में से कोई भी एक दूसरे के कामों में दखलंदाजी नहीं करता है। दूसरी विशेषता है शक्तियों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ पावर। संघात्मक शासन प्रणाली की एक विशेषता यह भी है कि इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियां बटी होती हैं। ऐसे मामले जिनका संबंध पूरे देश से होता है वे केंद्र सरकार को सौंपे जाते हैं और दूसरी ओर ऐसे मामले जिनका संबंध राज्यों से होता है वे राज्य सरकारों को सौंपे जाते हैं। तीसरे नंबर पर है लिखित संविधान। संघात्मक शासन प्रणाली की एक विशेषता यह भी है कि इसमें संविधान लिखित होता है। संविधान लिखित इसलिए होता है क्योंकि इस प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां बटी होती है, इसलिए शक्तियों के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच कोई झगड़ा न हो, संविधान में उन शक्तियों को साफ साफ लिख दिया जाता है। चौथी विशेषता है सर्वोच्च न्यायालय। संघात्मक शासन प्रणाली में यदि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हो जाता है
तो ऐसे मामलों को निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है। और पांचवी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ यह है कि संविधान से बढ़कर कोई नहीं होता है, ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकारें। यदि कोई सरकार संविधान से बाहर जाकर कोई काम करती है या कोई कानून बनाती है तो ऐसे कानून को गैर कानूनी समझा जाता है। प्रश्न नंबर 10 है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है, या फिर संघवाद में किस आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। संघात्मक शासन प्रणाली की एक विशेषता यह होती है कि इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियां बटी होती हैं। भारत में भी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां बटी हुई हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है और उसमें पहली है संघ सूची। इस सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिनका संबंध पूरे देश से होता है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। इस सूची में 99 विषय हैं। कुछ विषय इस प्रकार हैं जैसे रक्षा, विदेशी मामले, डाक तार, रेलवे, बैंकिंग, मुद्रा, संचार आदि। दूसरी सूची है राज्य सूची। इस सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिनका संबंध केवल राज्यों से है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। वर्तमान समय में इस सूची में 62 विषय हैं। कुछ विषय इस प्रकार हैं जैसे पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई आदि। और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। इस सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिनका संबंध केंद्र और राज्य दोनों से हैं। इसलिए इन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती। ऐसे विषय रखे गए हैं जिनका संबंध केंद्र और राज्य दोनों से है, इसलिए इन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन संविधान में यह भी कहा गया है कि यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया हो और राज्य सरकारों ने भी कानून बनाया हो और दोनों के बीच कानून को लेकर कोई मतभेद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को ही सही माना जाएगा। वर्तमान समय में इस सूची में 47 विषय हैं। कुछ विषय इस प्रकार हैं जैसे शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि। और एक और सूची बनाई गई है, उसका नाम रखा गया है अवशिष्ट शक्तियां। ऊपर बताई गई तीनों सूचियों में जो विषय नहीं आते हैं उन्हें अवशिष्ट शक्तियों में रखा गया है और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, साइबर क्राइम आदि इस सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं। प्रश्न नंबर 11 है केंद्र शासित प्रदेश से आप क्या समझते हो। तो भारत में कुछ इलाके इतने छोटे हैं कि वे राज्य नहीं बन सकते। भारत में कुछ इलाके इतने छोटे हैं कि वे राज्य नहीं बन सकते हैं और ना ही इन्हें राज्यों में मिलाया जा सकता है। चंडीगढ़, लक्षद्वीप तथा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी श्रेणी में आते हैं। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। जो इलाके छोटे हैं, जो राज्य नहीं बन सकते हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप जैसे राजधानी, तो इनको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों का शासन केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है कि विकेंद्रीकरण। प्रश्न नंबर 12 में विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। तो जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं, इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है शक्तियों के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पीछे मूल कारण क्या है। तो हम कह सकते हैं कि एक पुरानी कहावत है कि जूता पहनने वाला ही बता सकता है कि जूते की कील उसे कहाँ चुभ रही है। इस कहावत का अर्थ यह है कि किसी स्थान की क्या समस्याएं हैं तथा उन समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है, इसके बारे में उस स्थान के लोग ही ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। अतः ज़रूरी हो जाता है
कि किसी स्थान की समस्याओं को सुलझाने की शक्ति उसी स्थान के लोगों को दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा केवल तभी हो सकता है जब शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए। इसलिए शक्तियों के विकेंद्रीकरण की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा शक्तियों के विकेंद्रीकरण से स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, 1992 में पास किए गए 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थानीय सरकारों के बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो 1992 में पास किए गए 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थानीय सरकारों को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया है। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, और उसमें पहला है, स्थानीय सरकारों के नियमित रूप से चुनाव करवाना जरूरी कर दिया गया है। दूसरा, स्थानीय संस्थाओं के कुल स्थानों में से कुछ स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। तीसरा, स्थानीय संस्थाओं के कुल स्थानों में से 1/3 स्थान अर्थात 33% स्थान जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। चौथा है, स्थानीय संस्थाओं पंचायत और नगरपालिका के समय पर चुनाव करवाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। पांचवा, राज्य सरकारों के लिए यह जरूरी कर दिया गया है कि वे अपनी आय का कुछ हिस्सा इन संस्थाओं को दें ताकि ये अपने काम को ठीक प्रकार से कर सकें। और छठा है, सभी राज्यों में पंचायती राज का 3 स्तरीय ढांचा स्थापित किया गया है, और ये 3 स्तर इस प्रकार हैं, जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होगी, और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। प्रश्न नंबर 15 है, भारत की भाषा नीति पर नोट लिखो। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है, लेकिन देश में 40% लोग ही हिंदी बोलते हैं। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए भी उपाय किए गए हैं। इसलिए संविधान में हिंदी के अलावा 22 अन्य भाषाओं को संविधान की अनुसूची 8 में मान्यता दी गई है। 21 अन्य भाषाओं, तो संविधान में हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को टोटल हो गई 22, संविधान की अनुसूची 8 में मान्यता दी गई है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तब यह निर्णय लिया गया था कि अगले 15 सालों तक अर्थात 1965 तक केंद्र सरकार के सरकारी काम अंग्रेजी में किए जाएंगे, और इसके बाद हिंदी को सरकारी भाषा के रूप में लागू किया जाएगा। लेकिन 15 वर्षों के बाद अर्थात 1965 में जब हिंदी को सरकारी भाषा के रूप में लागू करने का समय आया, तो भारत के गैर हिंदी भाषी राज्यों और खासकर दक्षिण भारत के राज्यों ने इसका विरोध किया। इस विरोध को शांत करने के लिए केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति दे दी। प्रश्न नंबर 16 है कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? तो कैसे चलती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का उचित बंटवारा करने से तभी संघीय व्यवस्था चलती है, और दूसरी है राज्यों का उचित ढंग से निर्माण करने से, और तीसरी है केंद्र और राज्यों के संबंधों को उचित तालमेल बनाने से, केंद्र और राज्य के संबंधों का उचित तालमेल बनाने से, और चौथी है शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने से, शक्तियों के बांटने से। लघु उत्तर प्रश्न भी हैं जो परीक्षा में आते हैं और ये पास कराने में बड़ी मदद करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया है? तो 4 सूचियों में किया गया है। पहली है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची, और चौथी है अवशिष्ट शक्तियां। प्रश्न नंबर 2 है, समवर्ती सूची के विषयों पर कौन कानून, समवर्ती सूची के विषयों पर कौन कानून बनाता है? तो समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? 40% लोगों की मातृभाषा हिंदी है।
स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? 1/3 कह लीजिए, या फिर कितने स्थान? 1/3 या फिर 33% स्थान जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अगला है प्रश्न नंबर 6 है, पूछा गया है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? ग्राम पंचायत को जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। प्रश्न नंबर 8 है, किन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली है? भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में के उदाहरण हम दे सकते हैं जहां पर संघात्मक शासन प्रणाली है। प्रश्न नंबर 9 है, किन देशों में एकात्मक शासन प्रणाली है? जहां पर सिर्फ केंद्र के अंदर सरकार है? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान आदि देशों में। और प्रश्न नंबर 10 है, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार को दी गई है। प्रश्न नंबर 11 है, 73वां संवैधानिक संशोधन कब पास हुआ? 1992 में। प्रश्न नंबर 12 है, नगर निगम का राजनीतिक मुखिया कौन होता है? नगर निगम का राजनीतिक मुखिया कौन होता है? तो मेयर होता है। प्रश्न नंबर 13 है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? 1 नवंबर 1956 में। प्रश्न नंबर 14, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में। दुनिया के कितने देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है? 25 देशों में जो है वो संघात्मक शासन प्रणाली है। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 21 भाषाओं को। और प्रश्न नंबर 17 है, लास्ट प्रश्न है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है? और वो है विकेंद्रीकरण। धन्यवाद, नमस्कार।